तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सबसे पहले हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ, जल्दी आओ क्लास में। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से पहले एक बेसिक जो आपको क्लास में हमने कहा भी था कि सपोज किसी कंडक्टर का शेप आर्बिट्ररी हो जाए, ऐसा शेप हो जाए, तो सबसे पहले ये जो शेप क्रिएट होता है, इसका मतलब ये चार्ज मूव कर रहा है अलोंग दिस सरफेस। अब ये चार्ज तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि सरफेस एक ऐसा ड्रॉ नहीं हो जाए जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाए। इसका मतलब ये चार्ज मूव कर रहा है और ये एक सरफेस क्रिएट करता जाएगा, और सरफेस कैसा बनेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाएगा, और फाइनली ऐसा सरफेस क्रिएट होगा। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, और ये जब भी होगा इन द रीजन ऑफ फील्ड। अब यहां पर जो हमने पॉइंट मार्क किया है, सपोज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, इसका मतलब इस सरफेस पर पोटेंशियल सबका इक्वल है। ए का, बी का, सी का, डी का, सबका पोटेंशियल इक्वल है। अब यहां जो चार्ज पार्टिकल का मोशन हुआ, तो सपोज चार्ज पार्टिकल का मोशन इसके अलोंग हुआ, तो ये एक सरफेस क्रिएट किया जिसका पोटेंशियल सपोज V1। फिर अनदर सरफेस जो क्रिएट होगा इसके सराउंडिंग, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। अब यदि हम इस सरफेस का एक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होते हैं, तो ये फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसको हमने ई लाइन से रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जब सरफेस के नियरर है, तो सपोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस रीजन में E2, इस रीजन में E3। It means E1 larger than E2 larger than E3। और ये जो V1 और V2 जिसको हम लोग V लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V1 larger than V2 larger than V3, इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉ हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग चूंकि फील्ड का पैटर्न जो भी ड्रॉ हो रहा है सरफेस पे, वो नॉर्मली है, नॉर्मली आउटवर्ड है, इसलिए नॉर्मल n यूनिट वेक्टर इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो dV बाई dl सपोज लेते हैं, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल के अलोंग जो भी हमारा लेंथ होगा dl, ये फील्ड पैटर्न पे परपेंडिकुलर होगा, तभी पोटेंशियल इक्वल होंगे इसके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, इसलिए E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dl, और n कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द V लाइंस। पोटेंशियल पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि इस सरफेस पे पोटेंशियल A का, B का, C का, D का इक्वल होगा। ठीक, अब इसको हम लोग अपने स्लाइड पर देख ले। यही हमारा E लाइंस है और ये हमारा V1 V2 लाइंस, इसी के अलोंग DL है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बना? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट each point of which electric potential remains same. It means surface of every charged conductor is an
इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारा डेफिनेशन बनेगा। क्या बना? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड at each point of which potential is constant. The surface of every charge conductor is an equipotential. और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएल एन कैप, और एन कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? अब यहां पर देखो फिगर में क्या है, ईडीएल, या तो आप क्लोज इंटीग्रेशन लिखे या यहां पर ई फील्ड लाइंस और डीएल, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो ईडीएल, अब ईडीएल दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या देंगे? 0। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है 11th स्टैंडर्ड में, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0। ए बी कॉस थीटा, तो ई डीएल कॉस 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में यह शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल, एलिमेंट्री लेंथ जो भी ले रहे हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर कहता वी लाइन्स आर क्लोजर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न यदि हम ड्रॉ करते हैं किसी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो ये मान लो सिंपली एक फिर से एग्जांपल ले ले, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो ये फील्ड पैटर्न हमने ड्रॉ किया जो रेडियली आउटवर्ड को शो कर रहा है, जो रेडियली आउटवर्ड शो कर रहा है। अब यहां पर फील्ड क्राउडेड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। अब इसके नियर बाई जो भी हमारा सरफेस क्रिएट होगा उसका पोटेंशियल सपोज V1, V2, V3। यदि पहला सरफेस ड्रॉ किया जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया, सेकेंड को, थर्ड को, it means V1 larger than V2 larger than V3। यही कहता है कि फील्ड लाइंस जो भी आपने ड्रॉ कर रखा उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल का लाइन होगा वो क्लोजर होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। इट मींस E1 लार्जर देन E2 लार्जर देन E3। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के नियर बाय फील्ड स्ट्रॉन्गर, वहां का पोटेंशियल कुछ भी हो जाए, सपोज V1, V2, V3, तो V1 लार्जर देन V2 लार्जर देन V3, इसलिए कंक्लूजन ये आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड पैटर्न यहां पर स्ट्रॉन्गर है जहां टर्मिनेट हो रहा है, तो E1 लार्जर देन E2 लार्जर देन E3 मान लो। तो उस कंडीशन में यहां का पोटेंशियल V1, V2, V3 तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर होगा। मान लो 70 वोल्ट है सपोज, तो -70 वोल्ट अंदर होगा, -60 वोल्ट उसके बाहर, -40 वोल्ट उसके बाहर। लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल उसका लेसर है, इसलिए V1 लेसर देन V2 लेसर देन V3। इसको आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, मान लो यहां पर V1 है, V1 का वैल्यू यहां पर 70 वोल्ट, V2 का वैल्यू 50 वोल्ट, V3 का वैल्यू 30 वोल्ट। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर, यहां का इसके रिस्पेक्ट में वीकर, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में वीकर। यहां भी वैसा ही आ जाएगा, ये -70 वोल्ट माइनस जैसे ड्रॉ किया 50 वोल्ट -30 वोल्ट। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव साइन के कारण से यह पोटेंशियल लेसर हो गया और मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में वो लार्जर होगा। क्लियर हो गया? अब फील्ड पैटर्न हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए दिया, रीजनिंग भी लिख दिया। रीजनिंग आप जान रहे हैं, पोटेंशियल इनवर्सली रिलेटेड टू पोजीशन आ गया। अब जैसे एक पॉजिटिव चार्ज,
इसके नियर बाई एक मेटल प्लेट आपको दे दिया, तो फील्ड पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं? तो एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इसके नियर बाई एक प्लेट है। अब यहां पर फील्ड पैटर्न हमको ड्रॉ करना सबसे पहले। तो हम लोगों ने पढ़ा फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और ये किसी सरफेस पे नॉर्मली एंटर करता है, इसलिए यहां से जो भी फील्ड पैटर्न बनेंगे वो नॉर्मली एंटर करेंगे, नॉर्मली एंटर करेंगे। ये पैटर्न तो हमने ड्रॉ कर दिया, ये फील्ड पैटर्न। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जहां टर्मिनेट कर रहा है वो नेगेटिव है, ठीक। अब बहुत बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। आप लोगों को याद है जब हम लोग प्रॉब्लम बनाते थे और एक पॉजिटिव चार्ज रखते थे, इसके नियर बाई एक नेगेटिव चार्ज, तो यहां किसी भी पॉइंट पर हम फील्ड निकालते थे, तो इसके कारण से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करके इस पॉजिटिव के कारण से मान लो ये चार्ज Q1 है, इसको 1 से रिप्रेजेंट किया, तो यहां का फील्ड रेडियली आउटवर्ड E1 देता था। और ये सेकेंड चार्ज है, इसके लिए फील्ड रेडियली इनवर्ड होता था। तो उस कंडीशन में इनवर्ड का डायरेक्शन ये, आउटवर्ड का भी डायरेक्शन ये, तो दोनों फील्ड यहां पर ऐड हो जाते थे। इसका मतलब है कि प्लस माइनस के बीच में जो फील्ड लाइंस होगा वो क्लोजर होगा और पोटेंशियल भी क्लोजर होगा। अब इसका हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, कलर बदल देते हैं। इसका पोटेंशियल ड्रॉ कर रहे हैं, गौर से देखिएगा क्या हो रहा है। क्राउडेड, नजदीक क्राउडेड हो रहा है, देख रहे हैं कहां पर? क्योंकि फील्ड यहां या क्या है, स्ट्रॉन्गर है इन दोनों के बीच, इसलिए मोर फील्ड पैटर्न है, तो उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल के भी लाइंस वैसे ही क्लोजर हो जाएंगे। तो एक आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का फील्ड पैटर्न भी और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अब इसी चीज के लिए आप देखिए नेक्स्ट पार्ट, बिल्कुल यही चीज दिमाग में बिठा लेना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सपोज हमने एक डाइपोल ले लिया, प्लस माइनस, अब फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर दिया। और हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये तो फील्ड पैटर्न हो गया। अब हम लोग पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि बीच में क्या आ रहा है, फील्ड ऐड हो रहा है, आउटसाइड यदि निकालेंगे तो फील्ड सबट्रैक्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा, प्लस माइनस। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये पैटर्न इसके नियर जा रहा है, देख रहे हो, इसलिए वो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है। अब प्लस प्लस होगा, तो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहां निकालते थे, बीच में, क्लियर। और बाहर क्या हो जाएगा प्लस प्लस के लिए, इसका मतलब यदि दोनों प्लस है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहां पर यदि 1 है और यहां पर 2 है, तो फील्ड पैटर्न जब आप इसका ड्रॉ करोगे तो E1 माइनस E2 देगा, और बाहर जब निकालोगे तो E1 प्लस E2, इसका मतलब फील्ड पैटर्न बाहर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड को हम लोग एक्सपेंशन दिखाएंगे। तो ये प्लस माइनस दिखाया, इसी तरह से प्लस प्लस में आ जाए, और इसको हम लोग चेक भी कर लेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर ले, दोनों के लिए क्या होगा, लैटरल एक्सपेंशन, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है,
तो पहले फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर दें। ये फील्ड पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, ध्यान दोगे। एक तरह से सारा टॉपिक आपका रिवाइज हो रहा है, सब पढ़ा रखा हमने। फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर दिया, अब पोटेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके कलर को बदल देते हैं। तो बीच में क्या रहा फील्ड, E1 माइनस E2। इसका मतलब बाहर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो बाहर की तरफ ले जाओ। देखो पैटर्न बाहर चला गया, इसका भी बाहर की तरफ ले जाओ। समझ में आ गया? यस नो? ऐसे ही पैटर्न ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो गया? 100%। अब ये पैटर्न देखिए आपके सामने, प्लस प्लस होगा तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पोटेंशियल कहां पर आएगा? यदि 30 वोल्ट है या 70 वोल्ट, इन दोनों का मीन कितना आ गया? 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट के लाइन बीच में आ जाएंगे। क्लियर? तो ये प्लस प्लस का हो गया और दूसरा क्या है? प्लस माइनस। समझ में आ गया? तो अंदर प्लस माइनस के लिए क्या हुआ? फील्ड ऐड हो गया, इसलिए क्राउडेड है। यहां पर क्या हुआ? फील्ड बाहर दिखाएंगे। क्लियर हो गया सबको? प्रियांशु जी अच्छा, अब आते इसके प्रॉपर्टीज पे। पहला प्रॉपर्टीज, यदि हम मान लो हम लोगों ने V1 लाइन ड्रॉ किया, V2 लाइन ड्रॉ किया, V1 V2 लाइन ड्रॉ किया एक सपोज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये V1 V2। क्या V1 और V2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन भी देख लिया, E.dl का वैल्यू 0। चलिए थर्ड, अब चार्ज को हम मूव कराते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन 0। क्यों कहता है? तो जैसे मान लो कि एक सरफेस है चार्ज कंडक्टर का, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट, पोटेंशियल इक्वल। इट मींस क्या कह रहा है? VA इज इक्वल टू VB। तो अमाउंट ऑफ वर्क यदि चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं फ्रॉम A टू B, the amount of work done from A to B is equal to Q into final potential minus initial potential। तो VA is equal to VB, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0। क्लियर? चलो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, और farther apart where electric field is weaker। तो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और इसी पर हम लोग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा ये प्रॉब्लम था, अब इस प्रॉब्लम में कहता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और 300 न्यूटन पर कूलम है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना डेल्टा VBA। VBA क्या लिखते हैं? VBA B2A। मान लो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये किसके बराबर होता है? माइनस E.dr। यही था। अब AB के लिए यही dr है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? हम लोग इसको ऐसे लिख दे, यदि दिक्कत है तो A to B। E और AB के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री, 0। इसका मतलब क्या गया? VBA का वैल्यू 0।
अब आ जाए डेल्टा VCB, क्या लिखोगे? VB माइनस VC, क्या गया? माइनस E डॉट DR। माइनस E डॉट DR का मतलब क्या हुआ? बोलो, कहां से कहां तक है? B से C तक। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना भाई? 300 I कैप डॉट BC का मतलब OC माइनस OB कर दो, तो माइनस 300 I कैप डॉट OC, C का पोजीशन वेक्टर कितना है? माइनस 3I कैप माइनस 4J कैप, माइनस B का पोजीशन वेक्टर 4I कैप माइनस 4J कैप। ठीक, अब गौर से देखो, ध्यान से। अब यहां पर कितना वैल्यू आ गया? एक मिनट, प्लस 4J कैप, जस्ट ए मिनट। OC माइनस 3I माइनस 4J, ओ प्लस 4J, सॉरी, तो 4J कैंसिल हो गया। अब ये क्या गया? माइनस 3I कैप माइनस 4J कैप, क्या बन गया ये? माइनस 7I कैप। ठीक, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। फाइनली क्या आ गया? 300I कैप और माइनस प्लस माइनस हो गए, और ये I डॉट I1 2100, पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ गया? वोल्ट में आ गया। कल जो बताया थोड़ा सा अलग मेथड, अब बात जब भी आप पढ़े तो कुछ नई चीजें पढ़े। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट, क्या है? ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट। फाइनली अब डेल्टा VCA, क्या लिखोगे इसको? VA माइनस VC लिखोगे। ठीक, अब यहां पर देखो, ये 0 हो गया, इसका मतलब पहले वाले कंडीशन में A और B का पोटेंशियल इक्वल है, तो A की जगह पर B लिख देंगे माइनस C। VB माइनस VC, क्या रिजल्ट है? चेक करो, माइनस 2000 वोल्ट। सेम आंसर। क्लियर हो गया? चलो, तो यही हम लोग आंसर भी टैली करा ले, माइनस 2100 वोल्ट, और VCA का भी वैल्यू माइनस 2100 वोल्ट। यहां पर ये इजिकल टू का साइन छूट गया, वो प्रियांशु टाइप कर रहा था इसलिए इजिकल टू नहीं लगाया था। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट चार्ज Q इज मूव फ्रॉम A टू B, A टू C, A टू D एंड A टू E, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग A टू B निकालेंगे। तो चार्ज Q मूव करा रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, A और B दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0। अगेन A टू C आ जाए, Q क्या आएगा? VC माइनस VA, क्या आ गया? 0। ठीक, अगेन अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू D, चार्ज Q VD माइनस VA, दोनों का पोटेंशियल सेम, ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन 0। नेक्स्ट आ जाओ, A टू E, क्या गया? Q और फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्या गया? 0। क्लियर? यस, मजा आ रहा है क्लास में या पीछे बैठ के बात करने में? अच्छा, घड़ी भी बार बार देख रहा है कि हम कितनी देर बात कर रहे हैं। अब तुम लोगों के पास भी स्पीकर लगा दे जो रिकॉर्डिंग में भी आता रहे। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हमारा क्या आ गया? सबके लिए अमाउंट ऑफ वर्क 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज Q को मूव करा रहे फ्रॉम A टू B और फ्रॉम A टू C। ठीक, अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। चलो बताओ,
यस बताएगा। अमाउंट ऑफ वर्क ए टू बी, क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। अभी फॉर्मूला बताया, अब क्या लिखेंगे? डब्लू बब्लू नहीं चलेगा। तो क्यू लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, होगा? तो ए टू बी, ध्यान दो, ये पहला कंडीशन आ गया। दूसरा क्या है? ए टू सी जा रहे हैं, क्यू वीसी माइनस वीए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिगर के अकॉर्डिंग कहता है बी और सी का पोटेंशियल सेम है, बी और सी का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें तो फ्रॉम ए टू बी क्यू, इसकी जगह पर वी सी माइनस वी ए, ये किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम ए टू सी, इसलिए दोनों में अमाउंट ऑफ वर्क सेम हो जाएगा। क्लियर? चलो देख लेते हैं आंसर। दोनों का अमाउंट ऑफ वर्क ए टू बी और ए टू सी सेम हो गया। चलिए अब कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता किसी रीजन में वैरी कर रहा है और डिस्टेंस दे रखा 10r + 5। बाई हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 मीटर टू r मीटर। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल हम लोग मान लो V2 माइनस V1 लिख दें, इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म में क्या होता है? E डॉट dr होता है। अब यहां पर ये पोजीशन हमारा R1 होगा, दूसरा पोजीशन R2 होगा। अब E का वैल्यू हमारे पास क्या है भाई? 10r + 5 dr हो गया। लोअर लिमिट हमारा कितना हो गया? 1 मीटर, दूसरा 10 मीटर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें 10r dr, तो 10 तो हमारा क्या भाई? कोफिशिएंट है, r का r²/2 हो गया, +5 और dr का r हो गया। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 10। अब ये 5 हो गए, r² हो गया 100 -1 +5 10 -1, कितना आ जाएगा फाइनली? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कितना? 540 वोल्ट हो गया। अब यहां पर V2 माइनस V1 का वैल्यू हमारा -540 वोल्ट हुआ। ठीक, अब इस नेगेटिव साइन को रिमूव करना चाहे तो V1 माइनस V2 540 वोल्ट हो जाएगा। क्या इंडिकेट कर रहा? V1 लार्जर देन V2। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देख लें, V1 लार्जर देन V2। क्लियर? चलिए अब कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करें जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है इन द जेड डायरेक्शन। तो ये हम जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड एक्सिस पर दिखाते हैं। तो यहां पर हम लोगों को पैटर्न जो ड्रॉ करना पड़ेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो हमने ऐसा लिया, तो जैसे जैसे हम जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं फील्ड हमारा क्लोजर होता जाएगा, ये दूर है। इसके बाद वाला पैटर्न थोड़ा नजदीक, फिर इसके बाद वाला पैटर्न और भी नियर बाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। फिर इसके नियर बाई और क्लोजर, इसके नियर बाई और क्लोजर। इसका मतलब है कि यदि हम इसके बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक R1 ले रहे हैं, फिर सपोज R2 ले रहे हैं, फिर हमारा R3 हो रहा है, फिर R4 हो रहा है और R5 हो रहा है, इनवर्स रिलेटेड है। इसका मतलब R का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब फिफ्थ रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर देन 4, लार्जर देन 3,
लार्जर देन 2, लार्जर देन 1। अच्छा 6 बन गया ना, 4 2 6 तो ये 6 हो जाएगा और क्या। आ गया समझ में। और यदि यही कहता जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो रहे हैं, तो हम यहां पर क्राउडेड दिखाते और जैसे जैसे आगे बढ़ते उस तरह से फार्दर अपार्ट, दूर दिखाते हैं। तो हम लोग अपने आंसर को भी वेरीफाई कर लें। तो यहां पर देख लीजिए, सॉरी यहां पर क्या है, R1 है सपोज, ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको आप R1 एज्यूम कर लो, इसको R2 एज्यूम कर लो, इसको R3 एज्यूम कर लो। तो डिस्टेंस कहां पर कम है, R3। तो R3 लेसर देन R2, लेसर देन R1। तो E3 लार्जर देन E2, लार्जर देन E1। आ गया समझ में। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग कल कंप्लीट कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का असाइनमेंट दिया है, कल का होमवर्क वही है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी तक आप लोग सॉल्व नहीं किए हो, कर लिया है, गुड। ठीक है, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। और ये तो बन ही चुका, यहां तक का कंप्लीट हो गया। मंडे से हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होगा। ठीक है, उसका भी पहले ही हम भेज चुके हैं, PDF भेज चुके हैं, नहीं है कॉपी में, देखो है।